Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर इशूड फॉर कैश एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो उसने पूरा अमाउंट लमसम ले लिया था, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट क्या रिसीव कर लिया था, एक साथ रिसीव कर लिया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब कंपनी को पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसा क्यों लेगी। बहुत सीधी सी बात है, आज अगर आप मुझे मेरी क्लास की फीस पूरी एक साथ देने को तैयार हो तो इंस्टॉलमेंट में क्यों लूंगा। एक साथ पैसा आता सबको अच्छा लगता है। देखिए उसके कुछ बेसिक रीजन है। क्या होता है, मान लीजिए अगर मुझे एक एलईडी टीवी लेना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एलईडी टीवी लेना है जो 30,000 का आ रहा है, सैलरी क्लास एम्प्लॉय। अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं तो मैं उसे तुरंत खरीद लूंगा, लेकिन मेरे पास अगर फंड्स फ्यूचर में आने वाले हैं तो क्या मैं आज एलईडी टीवी खरीदूंगा? डेफिनेटली नहीं खरीदूंगा। लेकिन वही एलईडी टीवी अगर मुझे इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है कि मैं 5,000 डाउन पेमेंट कर दूं और रिमेनिंग अमाउंट 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूं, तो मैं एलईडी टीवी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? डेफिनेटली मैं एलईडी टीवी खरीद लूंगा क्योंकि मेरे पास परचेसिंग पावर आ गई। तो उसी प्रकार अगर कंपनी जब शेयर इशू करती है और वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो यह संभव है कि ऐसे सभी लोग जिनके पास फ्यूचर में पैसा आने वाला और अभी थोड़ा बहुत फंड्स अवेलेबल हैं तो वो अपनी फ्यूचर रिसिप्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयर क्या कर लें, खरीद लें। पहला रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है कि आज मेरे पास 100 शेयर्स खरीदने की परचेसिंग पावर है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है तो मैं 100 के बजाय 200 शेयर्स भी क्या कर सकता हूं, परचेस कर सकता हूं। मतलब कंपनी के शेयर्स बिकने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये तो एक बेनिफिट हुआ, या हम अप्लायर का या जो पर्सन शेयर होल्डर शेयर खरीदना चाहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। लेकिन कंपनी को इससे क्या बेनिफिट? देखिए पहला बेनिफिट, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा बिक सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो भी वो इशू नहीं कर सकती, लेकिन वो जितने शेयर इशू कर रही है उसके उतने शेयर्स बिकने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेकंड, आज अगर कंपनी ने किसी भी व्यक्ति से पूरा अमाउंट रिसीव कर लीजिए, मान लीजिए 50 लाख रुपीस के शेयर इशू किए, कंपनी के पास 50 लाख रुपीस आ गए, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना होगा, इस अमाउंट पर शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न देना पड़ेगा क्योंकि उसने अर्निंग पर्पस से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपको 50 लाख रुपीस पर रिटर्न देने की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन कंपनी तो अभी बेचारी नहीं थी, वो तो अभी ये जो 50 लाख रुपीस आया है इससे प्लांट एंड मशीनरीज लगाएगी, प्रोडक्शन बिगिन करेगी, फिर वो बिकेगा और उसके बाद क्या करेगी, पैसा कमा के रिटर्न करेगी। तो इस प्रोसेस में मान लीजिए कंपनी को फैक्ट्री इंस्टॉल करने में 6 से 8 मंथ लग जाते हैं, 6 to 8 मंथ लगते हैं। तो ये जो 50 लाख रुपीस अभी रिसीव हुआ ये कंपनी के बैंक में पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? पड़ा रहेगा, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है। तो क्या ये 50 लाख रुपीस की कंपनी को अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी, डेफिनेटली नहीं थी। मान लीजिए कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग परचेस करना है 10 लाख रुपीस की, ठीक है, ये काम उसका 2 महीने में होगा, रजिस्ट्री वगैरह मिला के। बिल्डिंग बनाना है, सॉरी लैंड परचेस करना थी, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के लिए 20 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, ये काम भी 4 महीने में होगा पूरा। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने का काम 1 मंथ में पूरा होगा जिसके लिए 10 लाख रुपीस रिक्वायर्ड होंगे, और प्रोडक्शन बिगिन करने का काम और उसको सेल करने के प्रोसेस में 2 महीने लगेंगे जिसके लिए उसे 10 लाख रुपीस रिक्वायरमेंट होगी। मतलब बिल्डिंग के लिए लैंड परचेस करने से लेके प्रोडक्शन बिगिन करने तक कंपनी के पास 8 मंथ है, और अगर वो पूरा पैसा आज ही ले लेती है तो कंपनी की जिम्मेदारी बन जाएगी शेयर होल्डर्स को जल्दी से जल्दी रिटर्न देने की। और वो क्या दे पाएगी? डेफिनेटली नहीं दे पाएगी। तो इस केस में कंपनी क्या करती है
कि उसे मान लीजिए बिल्डिंग खरीदने के लिए 20 लाख रुपीस की लैंड खरीदने के लिए 20 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो वो अभी एक इंस्टॉलमेंट ले लेगी 20 लाख रुपीस। बाद में जब लैंड खरीद जाएंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए उसे 20 लाख रुपीस रिक्वायर्ड होंगे, तो वो 20 लाख रुपीस तब ले लेगी। प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए आगे जाके 10 लाख रुपीस तब ले लेगी। तो इस तरह शेयर होल्डर ने भी अभी पूरा पेमेंट नहीं दिया है, तो उनकी भी उतनी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से नहीं रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी अभी स्टार्टिंग फेज में और वो भी धीरे धीरे अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उनका भी एक्सपेक्टेशंस एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जेब से भी पूरा पैसा नहीं निकला। तो इसलिए भी कई बार कंपनी अमाउंट काय में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। ठीक है। अब जब कंपनी शेयर्स पर जितना पैसा मिलना है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में लेती है, तो कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है? नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2 अलॉटमेंट। इनके इंस्टॉलमेंट के अलग अलग नाम होते हैं। फिर रिमेनिंग अमाउंट को कॉल मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। ये कॉल अगर एक है, पहली कॉल पर पूरा पैसा ले लिया, मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर इशू करा, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे लिए, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे लिए, तो एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं, और बचा हुआ पैसा जो कंपनी लेती है उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। तो ये कॉल मनी 5 रुपीज भी हो सकती है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस कॉल मनी की भी 2 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल और ये हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन अगर कंपनी एक ही कॉल में ये पेमेंट रिसीव्ड कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कहेंगे उसे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब समझते हैं कि जैसे हमने बताया था कि पूरे आप जब भी कंपनी के न्यूमेरिकल करते हैं तो मेजरली आपको जनरल एंट्रीज करना होती है, और ये जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला इंस्टॉलमेंट किसका था? एप्लीकेशन का। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, कंपनी है, वो 5000 शेयर इशू करना चाहती है, वो 2 रुपीज एप्लीकेशन पे लेगी, तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए, बहुत सीधा सा लॉजिक है। आप जब भी अमाउंट रिसीव्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। यहां पे गिवर कौन है? आप किसका अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं? एप्लीकेशन का। किसका अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं? एप्लीकेशन का। देखिए, तो आप बोलेंगे सर वो एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन होल्डर देते हैं, उनका नाम क्यों नहीं आएगा? भाई देखिए, कंपनी लाखों शेयर इशू करती है, तो क्या आपके लिए संभव है कि यहाँ एक एक शेयर होल्डर का नाम लिख दें? कंपनी तो वहां शेयर होल्डर का ही नाम लिखती है, लेकिन वो शेयर होल्डर से किसके अगेंस्ट पैसा रिसीव कर रही है? एप्लीकेशन के लिए। इसलिए हम यहाँ बताते हैं कि हमें एप्लीकेशन मनी क्या हो गया है? रिसीव्ड हो गया। तो आप यहां क्या लिखते हैं? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन ये पेमेंट जो है किसके अगेंस्ट रिसीव्ड हुआ था? हमें कैपिटल के। अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती, जैसे 11th में हम जनरल एंट्री करते थे बिजनेस बिगिन करने की या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, तो हम एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। और अभी हमने क्या की? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये पैसा जो एप्लीकेशन का हमने लिया था वो किसके अगेंस्ट लिया था? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट लिया था। तो इस अमाउंट को हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। आप देखिए, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को क्रॉस करें तो आप फाइनल एंट्री देखिए आपकी क्या बनती है? शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर कैपिटल ही बनती है। कैसे बनती है? पहले जब आपने अमाउंट रिसीव्ड किया तो आपने लिखा था बैंक टू एप्लीकेशन, और बाद में एप्लीकेशन टू कैपिटल। एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, फाइनली आपका क्या बचा? बैंक टू कैपिटल ही बचा। तो मतलब एंट्री का तरीका तो वही है, एंट्री कुछ भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन एक की जगह एंट्रीज कितनी हो गई? आपकी 2 एंट्रीज हो गई। तो पूरी इशू ऑफ शेयर्स में जब भी आप अमाउंट रिसीव्ड करते हैं इंस्टॉलमेंट में, आपको 2 ही एंट्री करनी है, एक अमाउंट रिसीव्ड करने की और दूसरी उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की। चाहे वो अलॉटमेंट का होगा तो भी आपकी देखिए वही एंट्री है, पहला रिसीव्ड करने की बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, और उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू
कैपिटल, मतलब एंट्री तो वही होगी। जब आप रिसीव्ड करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जिसका अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल है तो कॉल मनी क्रेडिट हो जाएगा। बाद में उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब बेसिकली आपको यहाँ दो ही तरह की एंट्री पास करनी, कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको बस दो बातें ध्यान रखना है, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ और कितना कैपिटल में ट्रांसफर करना था, और आपके लिए इसके न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है, जे लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट पेबल इज अंडर 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल। चलिए देखिए सवाल को समझते हैं। जर्नल एंट्री करना है तो सबसे पहले हमें किसका अमाउंट रिसीव्ड करना है, एप्लीकेशन का। कितनी एप्लीकेशन है हमारे पास, 5000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से हमारे पास 10,000 बैंक में आया, तो हमने भी एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डीआर एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि गिवर कौन है, एप्लीकेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे पेमेंट हमने फाइनली किसके लिए लिया था, कैपिटल के लिए लिया था, तो अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दिया। मतलब फाइनल एंट्री हमारी वही बनी, बैंक टू कैपिटल। अब नेक्स्ट किसका कॉलम आता है, नेक्स्ट कौन सी इंस्टॉलमेंट है हमारी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पर देखिए हमें 3 रुपीज चाहिए थे, तो 5000 इंटू 3 15,000 और फिर कितने रिसीव्ड हो गए, 15,000। तो यहां पर देखिए आपने थर्ड एंट्री मेरी जो है ये थी हमारी फर्स्ट, ये थी हमारी सेकेंड और ये हमारी थर्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्या मैंने एंट्री गलत कर दी, क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन की एंट्री करी थी तो मैंने बैंक की पहले की थी और कैपिटल की बाद में की थी। लेकिन अलॉटमेंट के केस में आप देखिए मैंने पहले कैपिटल की है और बाद में बैंक की और फर्स्ट कॉल के केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या मैंने गलत ऑर्डर टाइप कर दिया, नहीं मैंने गलत ऑर्डर टाइप नहीं किया, मैं सही हूं। आप ये समझिए कि जब भी आप एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे तो बैंक की पहले होगी और कैपिटल की बाद में। लेकिन जब आप अलॉटमेंट और कॉल मनी की बात करेंगे तो इसमें कैपिटल की पहले होगी, जिसे ड्यू करना कहते हैं या कैपिटल में ट्रांसफर करना कहते हैं, और बाद में बैंक की होगी। ऐसा क्यों होता है, अब पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, मान लीजिए इस कंपनी ने 5000 शेयर इशू की है, तो क्या उसे पता था कि उसे 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल जाएगी? देखिए कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है उस कंपनी को 4000 एप्लीकेशन ही रिसीव्ड हो सकता है उस कंपनी को 10,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाए। मतलब जब कंपनी एप्लीकेशन के लिए मनी कॉल करती है तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसे कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन के अगेंस्ट या कितनी एप्लीकेशन आएंगी। उसने तो सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट दिया था दैट आवर कंपनी वांट टू इशू दिस मच शेयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज अप्लाई। एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कितनी एप्लीकेशन आएगी। पता है कि आपको कितनी एप्लीकेशन आएगी, नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हम वेट करते हैं कि कितनी एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन के साथ कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, इसलिए पहले बैंक की एंट्री होती है, अब उसे कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए कंपनी के पास 5000 शेयर इशू करना थे और एप्लीकेशन अगर 7000 भी आ जाए तो वो कभी भी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, वो 5000 ही कर सकती। 7000 आ जाएगी तो उसे 2000 एप्लीकेशन क्या करना होगी, रिजेक्ट करना होगी, या फिर क्या करना होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप पहले से समझ लीजिए कि कंपनी जितनी शेयर इशू करना चाहती है, अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा भी आ जाए तो वो शेयर इशू नहीं कर सकती, उसे या तो ये पैसा रिटर्न करना होता है या फर्दर कॉल में एडजस्ट करना होता है। कैसे ही हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप श्योर थे कि आपको कितना एप्लीकेशन मनी आएगा? बिल्कुल श्योर नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी। इसलिए आप पहले वेट करते हैं कि कितनी एप्लीकेशन आ रही है और फिर बराबर एप्लीकेशन आ गई है तो हमने उस पैसे को काय में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। ज्यादा आ जाती तो हम रिटर्न कर देते, कम आ जाती तो जितनी आई थी उतनी ही
कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन आती है, उसके बाद हम एप्लीकेशन को देखते हैं और शेयर क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। मान लीजिए 5000 आया, 5000 शेयर इशू हो गए, तो अब हमें पता होता है कि हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर कितने लोगों से कितना अमाउंट रिसीव करना है और कब करना है। क्योंकि हम जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसमें बताते हैं कि आपको इतनी इतनी तारीख पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट देना है, लेकिन ये तारीख के पहले भी एक रिमाइंडर दिया जाता है। कुछ टाइम उनको कुछ पीरियड तो देना पड़ेगा ना कि आप कुछ शेयर्स की आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, आप इतना अमाउंट इतनी तारीख तक पे कर दीजिए। तो वैसे ही यहां होता है कि पहले हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं और शेयर होल्डर को अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब आपको अलॉटमेंट मनी इतना पे करना है। उसके बाद वो हमें क्या कर देता है, पे कर देता है। सेम कॉल मनी के केस में भी होता है, इसलिए एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करने की। लेकिन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में पहले हम ड्यू करते हैं, यानी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भैया इतनी तारीख तक आपको पैसा देना है, फिर सामने वाला हमें पैसा देता है। क्लियर है कि हम ऐसा क्यों करा, अब समझते हैं। देखिए, ये अलॉटमेंट मनी 3000 रुपीज, 3 रुपीज के हिसाब से 5000 शेयर्स पर 15000 ये ड्यू कर दिया हमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। बाद में रिसीव्ड होगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और किसका अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, अलॉटमेंट का, तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा ही किसके साथ भी हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी हुआ। मतलब आप समझे कि आपको इस पूरे टॉपिक में दो बातें ध्यान रखनी। पहला, अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री, दूसरा उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव की, बाद में कैपिटल की। लेकिन अदर इंस्टॉलमेंट लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल के लिए पहले ड्यू यानी कैपिटल की एंट्री, और बाद में किसकी एंट्री, रिसीव करने की एंट्री। क्यों करना है ये भी मैंने बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जरूरी नहीं है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स को कंपनी 10 रुपए में इशू करे। हो सकता है 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर को 2 रुपए प्रीमियम पर यानी 12 रुपीज में इशू करे, या 11 रुपीज में इशू करे। ये कंपनी के हाथ में होता है, क्योंकि शेयर्स की इशू प्राइस उसकी फेस वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पॉइंट है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट अमाउंट लिया है। बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल का पैसा नहीं है। प्रीमियम के अगेंस्ट आप जो भी अमाउंट रिसीव्ड करते हैं, प्रीमियम के अगेंस्ट जो भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे, वो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और उसके अपने कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं, उसी के तहत आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं बताया जाए कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ रिसीव्ड होगा, तो हमेशा किसके साथ रिसीव्ड माना जाता है, अलॉटमेंट के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन में 5000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 रुपी प्रीमियम लिया है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 5। ये नहीं बताया कि प्रीमियम किसके साथ है। देखिए, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, फाइनल कॉल के 5 मिला के हमने 11 रुपये रिसीव्ड किया। 1 रुपया किसका हो गया, प्रीमियम का, क्योंकि शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का। तो अब जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ ही है, फर्स्ट कॉल के साथ। तो मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा, अलॉटमेंट के। एप्लीकेशन और फाइनल कॉल की एंट्री जैसे पहले हुई थी वैसा का वैसा ही होगी। हम समझते हैं कि अलॉटमेंट की एंट्री को कैसे समझना है। देखिए, अलॉटमेंट 4 रुपीज का था, कितने रुपीज का था, 4। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, 1 रुपीज। तो 4 माइनस 1, कैपिटल का कितना हो गया, 3 रुपीज हो गया, और प्रीमियम का कितना हो गया, 1। चलिए अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। 5000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 15000, प्रीमियम कितना है, 1000। तो टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया, 3000, सॉरी, टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया, 15000 प्लस 5000।
मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है हमें 20,000 रुपीज से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कितना करा हमने 20,000। इसमें कैपिटल के कितने थे 15, तो 2 शेयर कैपिटल आ गया। और प्रीमियम के कितने थे 5। अभी मैंने बताया था कि प्रीमियम के अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, एंट्री बन गई। जो हमारी एंट्री बनती थी केवल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, तो उसकी जगह अब क्या बन गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसे क्या कर लेंगे, रिसीव्ड कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव के समय हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम का कितना है, क्योंकि हम ऊपर बता चुके। इक्विटी के समय तो हमें पूरा अलॉटमेंट से मतलब होता है कि अलॉटमेंट में हमें कितना चाहिए, 20,000 रुपीज चाहिए, जो हमने रिसीव कर लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमें केवल 2 ही टाइप की एंट्री पास करना होती है, एक बैंक की और एक कैपिटल की। और अभी हम 5,000 शेयर इशू करना चाहते थे, एप्लीकेशन भी 5,000 आई। लेकिन क्या होगा यदि एप्लीकेशन 10,000 आती है या 15,000 आती है या 7,000 आती है, तो इस कंडीशन में हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।